हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने मेवाड़ राजवंश को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने जैत्र सिंह और समर सिंह तक के शासकों को हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे आगे की जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में दें। और यदि आपसे एक और रिक्वेस्ट यह है कि यदि आप हमारी क्लास ले रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। तो आज की जो क्लास है उसका जो पहला जो क्वेश्चन है और ओवरऑल 14th जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ। तो इसके चार ऑप्शन है: 26 अगस्त 1303, 26 जनवरी 1303 और 1 जुलाई 1303 या 5 दिसंबर 1303। तो एक बार मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 26 अगस्त 1303 को। तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था और इसी को हम व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो व्याख्या में देखते हैं कि 1302 में रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। मतलब 1302 में तो क्या होता है, रावल रतन सिंह जो है मेवाड़ का शासक बनता है। उसके जस्ट एक साल बाद में 1303 में, देखो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो मेवाड़ पर आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने या चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण है वो कब किया था, 1303 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण जो है उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। मतलब इतिहासकारों का ये मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण का जो प्रमुख कारण है वो एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। उससे आगे देखते हैं कि रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुई। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रतन सिंह के जो सेनापति हैं गोरा और बादल क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और रानी पद्मिनी ने भी क्या किया है, 26 अगस्त 1303 को, देखो यही वही डेट है जब साका हुआ है। तो 26 अगस्त 1303 को 1600 क्षत्राणियों के साथ क्या किया है, जोहर किया है, जो चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। तो चित्तौड़ का पहला साका कब हो गया, 26 अगस्त 1303 को। अब देखो साका किसे कहते हैं, जोहर और केसरिया जो मिलकर हैं वो साका कहलाता है। तो जोहर तो क्या होता है, ये क्षत्राणियों के द्वारा मतलब स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और केसरिया जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यदि पुरुष मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं, केसरिया पगड़ी को धारण करते हुए, तो उसे केसरिया कहते हैं। और स्त्रियों के द्वारा केसरिया के पश्चात जल में या अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जोहर कहते हैं। और जब जोहर और केसरिया दोनों होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साका। जब केवल जोहर होता है जब केवल केसरिया होता है, जोहर नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं अर्धशाका। तो उम्मीद करता हूँ कि साका, केसरिया, जोहर क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो भी साथ था। मतलब अलाउद्दीन जो खिलजी था, जब उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो महान विद्वान हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, अमीर खुसरो भी उनके साथ थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तारीख ए इलाही, जिसे खजाइन उल फतू है। तारीख ए इलाही या खजाइन उल फतू में
इस आक्रमण का क्या किया है, आंखों देखा वर्णन लिखा है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया है उसका आंखों देखा जो वर्णन है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तारीख ए अलाही अलाई या खजाइन उल फतूह में। किसने लिखा है इस ग्रंथ को, अमीर खुसरो ने। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण का आंखों देखा वर्णन लिखा है, तो तारीख ए अलाई या खजाइन उल फतूह में। अब देखो उसके बाद में क्या होता है कि अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया, चित्तौड़गढ़ को जीत लिया, तो खिज़र खां को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। और खिज़र खां के नाम पे ही चित्तौड़गढ़ का जो नाम है, चित्तौड़ का जो नाम है वो खिज़राबाद रखा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ जीतने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा, तो खिज़राबाद रखा। ऐसे ही जालोर जीतेगा तो जलालाबाद। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, खिज़राबाद। अब देखो इससे आगे है कि धाईबी पीर की दरगाह, धाईबी पीर की दरगाह ये जो चित्तौड़ में स्थित है के लेख में चित्तौड़ का जो नाम है वो खिज़राबाद मिलता है। चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है, खिज़राबाद मिलता है। तो यहाँ पे ये जानकारी का जो स्रोत जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, खिज़राबाद जो है धाईबी पीर की दरगाह के अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो नाम था जीतने के उपरांत क्या रखा था, खिज़राबाद रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, खिज़र खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने खिज़र खां को चित्तौड़ का प्रशासक तो नियुक्त कर दिया, 1303 से 1311 तक ये चित्तौड़ में रहा, लेकिन उसके बाद में इसका यहाँ पे मन नहीं लगता है। बाद में जालोर के कानड़देव चौहान का भाई मूछाला मालदेव चित्तौड़ का क्या होता है, प्रशासक रहा। मतलब ये खिज़र खां जो है जालोर के कानड़देव चौहान के भाई जो है मूछाला मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करके चला जाता है। अब ये सारी जो घटना हुई थी चित्तौड़गढ़ की, ये 1303 में हुई थी। अब और इसके ठीक लगभग 250 साल बाद में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण का जो कारण है वो रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। मतलब ये बताता है कि हमने भी तो इससे पहले ये पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की स्थिति जो है आर्थिक और सामरिक जो महत्व है उसके लिए उसने आक्रमण किया था। लेकिन ये ग्रंथ तत्कालीन नहीं है, मतलब 200 साल बाद में लेकर 230 साल या 1303 में हुई 1540 में ग्रंथ लिखा है, तो आप देख सकते हैं कितने समय बाद में लिखा है। तो इसमें ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया उसका कारण क्या है कि रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। और इसी मत से डॉक्टर जो दशरथ शर्मा भी इस मत को क्या देते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इसको मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये समकालीन नहीं है। तो देखो रतन सिंह यहाँ पे शहीद हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से। तो रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा जो है, देखो हमने आपको बताया था रावल शाखा एक राणा शाखा, तो रावल शाखा का जो अंतिम शासक होता है वो रावल रतन सिंह होता है। रावल रतन सिंह अंतिम शासक था। तो रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। अब यहाँ से अगली जो शाखा होती है वो राणा शाखा या महाराणा शाखा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है।
तो इसके 4 ऑप्शन हैं, महाराणा प्रताप, राणा हम्मीर, महाराणा लाखा या राणा सांगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा हम्मीर। तो महाराणा हम्मीर या राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो इसको व्याख्या के द्वारा भी समझने की प्रयास करते हैं। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। 1326 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। हम्मीर राणा शाखा से संबंधित था। देखो सिसोदिया तो इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिसोदा ठिकानों से संबंधित थे। और ये जो हम्मीर था ये कौन सी शाखा से संबंधित था? राणा शाखा से संबंधित था। अतः हम्मीर व इसके बाद के सभी जो शासक हैं राणा या महाराणा कहलाते हैं। इसके बाद के जितने भी शासक होंगे वो राणा या महाराणा कहलाएंगे। सिसोदा ठिकाने से संबंधित होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? ये शासक सिसोदिया भी कहलाते हैं। सिसोदिया शाखा से संबंधित होने के कारण इन शासकों को क्या कहते हैं? सिसोदिया भी कहते हैं। अब देखो एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी इसको कहते हैं, में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। राणा हम्मीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। तो राणा हम्मीर ने एक महत्वपूर्ण मंदिर बनाया। तो पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनाया? तो किसने बनाया? राणा हम्मीर ने। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि मेवाड़ का जो उद्धारक है उसकी संज्ञा किसे दी जाती है? राणा हम्मीर को। तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए मेवाड़ के उद्धारक जैसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको भामाशाह भी मिलेगा, राणा प्रताप भी मिलेगा, हो सकता है राणा सांगा भी मिल जाए। तो आपको करेक्ट जो आंसर है आपका यही रहेगा। राणा हम्मीर जो है उसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके साफ साफ शब्दों में देखने के लिए। हम्मीर ने सिंगोली बांसवाड़ा, हम्मीर जो राणा हम्मीर था इन्होंने सिंगोली बांसवाड़ा के जो युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को क्या किया? पराजित किया। हम्मीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 है, राणा हम्मीर के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राणा लाखा, राणा क्षेत्र सिंह, महाराणा मोकल या महाराणा कुंभा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा क्षेत्र सिंह। राणा हम्मीर के बाद में शासक कौन बनता है? राणा क्षेत्र सिंह। तो राणा हम्मीर का जो उत्तराधिकारी राणा क्षेत्र सिंह, उत्तराधिकारी कौन है? मतलब राणा हम्मीर के बाद में शासक कौन बन रहा है? राणा क्षेत्र सिंह, जो बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया। मतलब बूंदी का एक तारागढ़ दुर्ग है, उसको प्राप्त करने के लिए, मतलब उसको जीतने के लिए इसको अपने प्राणों की न्यौछावर करना पड़ा। लेकिन ये बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसको जीत नहीं पाया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि राणा हम्मीर का जो उत्तराधिकारी है राणा क्षेत्र सिंह, जो बूंदी विजय के प्रयास में ही क्या है? मारा जाता है। अब देखो बूंदी को ना तो क्षेत्र सिंह जीत पाया, इसीलिए बूंदी को जीतने का प्रयास कौन करेगा? इसका पुत्र राणा लक्ष्य सिंह या लाखा। क्षेत्र सिंह के बाद में 1382 ईस्वी में महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। अब इसने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बूंदी या तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतूंगा तब तक मैं अन्न व जल को ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन ये भी क्या होता है, बार बार बूंदी पे तारागढ़ पे आक्रमण करता है लेकिन ये सफल नहीं होता है। अंत में
यहाँ के जो सरदार हैं या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनको लगता है कि इससे तो हमारा जो शासक है राणा लाखा लक्ष्य सिंह, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए क्या किया जाता है, एक नकली बूंदी का दुर्ग बनवाया जाता है, और नकली बूंदी के दुर्ग को बनवाया जाता है और इसी को जीता जाता है। और देखो, तो कोई भी जब युद्ध होता है तो उसमें आदमी शहीद होते हैं, इसलिए एक मतलब कुंभाहाड़ा जो नामक जो व्यक्ति है, इसके प्राणों की यहाँ पे आहुति ली जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, क्षेत्र सिंह के बाद में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना, जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनाया, और इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी व शीशे की माइंस निकली? तो ऑप्शन ए है राणा हमीर, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है राव जयत्र सिंह, या ऑप्शन डी है राणा लाखा। तो आपको ये बताना है कि किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी व शीशे की माइंस निकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महाराणा लाखा है। इसको देख सकते हैं, महाराणा जो लाखा है, इसके समय मेवाड़ में चांदी व शीशे की माइंस निकली। अब इसको व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, जिसका कार्यकाल रहता है 1382 से 1421 के समय में, जावर माइंस से चांदी व शीशा निकलने लगा। अब जब चांदी व शीशा निकलेगा तो उस राज्य की जो है समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। अब देखो, इसके बाद में क्या होता है कि मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह इनके पुत्र चूंडा के साथ होना था। मतलब जो राव रणमल जो राठौड़ है मारवाड़ का शासक, इसने अपनी बहन हंसाबाई का जो विवाह है राव चूंडा के लिए प्रस्ताव लेके आया था, मगर गलतीवश या किसी परिस्थितिवश यह जो विवाह है लाखा से हो गया। मतलब प्रस्ताव तो ये किसके लिए लेके आया था, चूंडा के लिए, लेकिन किसी परिस्थितिवश या गलतीवश ये जो प्रस्ताव है राणा लाखा से हो गया। यह जो विवाह है राणा लाखा से हो गया, और इसमें लाखा से तो हो गया, लेकिन राव रणमल राठौड़ ने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी बहन का जो विवाह, हंसाबाई का जो विवाह है राणा लाखा से तो कर दूंगा, लेकिन हंसाबाई से जो पुत्र की जो प्राप्ति होगी वही मेवाड़ का क्या होगा, शासक होगा। तो एक तरह से राणा लाखा का जो पहले से जो पुत्र था चूंडा, वो मेवाड़ का शासक नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है, क्योंकि राणा लाखा ने सबसे मतलब जब इसने शर्त रखी तो इसने चूंडा से इसकी सहमति जानने की कोशिश की, तो चूंडा ने इसकी सहमति दी और आजीवन बिना शादी रहने के लिए क्या किया, प्रतिज्ञा ली। और जैसा कि हम भीष्म प्रतिज्ञा में देखते हैं, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे थी। तो आजीवन ये शादी नहीं करता है, और हंसाबाई का जो पुत्र है वही क्या बनता है, मेवाड़ का आगे का शासक बनता है। तो इसके पुत्र चूंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की थी वही प्रतिज्ञा राणा चूंडा ने की है। तो इनके पुत्र मतलब राणा लाखा के पुत्र चूंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। और राणा लाखा के शासनकाल में ही एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि छीतर बिंजारे ने पिछोला झील का क्या कराया था, निर्माण करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी राम कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1428 ईस्वी में रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, राणा कुंभा तथा महमूद खिलजी। ऑप्शन बी कहता है कि राणा लाखा व कुतुबुद्दीन के मध्य, राणा मोकल व फिरोज खां के मध्य, या राणा कुंभा व फिरोज खां के मध्य।
तो रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था 1428 में, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राणा मोकल और फिरोज खां के मध्य। तो रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध जो है जो 1428 में लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया? राणा मोकल और फिरोज खां के मध्य। अब देखो, अब इसकी व्याख्या के द्वारा इसको समझने के प्रयास करते हैं। तो राणा लाखा के बाद में जो शासक बनता है, राणा चूंडा तो बनेगा नहीं, तो बनेगा कौन? राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र है राणा महाराणा मोकल, वो क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। तो महाराणा मोकल, जिसका कार्यकाल यहाँ पे दे रखा है 1421 से 1433 तक, लक्ष्य व हंसाबाई का पुत्र था, जिसके प्रारंभिक शासन पर मामा रणमल राठौड़ का क्या था? तो हंसाबाई देखो रणमल राठौड़ की तो बहन थी, तो मोकल जो है इसका भांजा हो गया, और रणमल जो राठौड़ है महाराणा मोकल का जो है क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक शासनकाल जो था इसमें मामा रणमल राठौड़ का क्या था? प्रभाव था। राणा मोकल ने 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर शासक फिरोज खां को पराजित किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर शासक फिरोज खां को किसने पराजित किया? राणा मोकल ने पराजित किया, और ये युद्ध 1428 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया। तो चित्तौड़गढ़ में द्वारिका जो नाथ का जो मंदिर है वो किसने बनवाया? महाराणा मोकल ने। तथा परमार शासक भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या कराया? जीर्णोद्धार करवाया। एक तो द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा मोकल ने, और त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया? जीर्णोद्धार किया, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर या समधेश्वर मंदिर का नाम से जाना जाता है। तो दो मंदिर, एक तो द्वारका नाथ मंदिर बनवाया, और त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसे मोकल मंदिर या समधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया? महाराणा मोकल ने। मोकल के काल में हंसाबाई द्वारा चूंडा पर संदेह करने के कारण चूंडा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। मोकल के जो काल था उसमें क्या होता है, महाराणा जब मोकल शासक रहता है तो हंसाबाई जो है अपने भाई रणमल राठौड़ के कहने के मतलब बहकावे में आ गई, एक तरह से कह सकते हैं। बहकावे के कारण चूंडा पर क्या करता है? संदेह करने के कारण चूंडा जो है मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा में मोकल के चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर क्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। तो 1433 में जिलवाड़ा में, भीलवाड़ा नहीं है, जिलवाड़ा में है, चाचा और मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर क्या कर दी? महाराणा मोकल की हत्या कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि महाराणा मोकल के बारे में इतना जो आपको बताया गया है, इसकी माता हंसाबाई थी, इन्होंने रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में फिरोज खां को पराजित किया है, उसके बाद में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया है, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। वर्तमान में जो ये त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है इसको मोकल मंदिर या समधेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोकल के काल में ही हंसाबाई द्वारा चूंडा पर संदेह करने के कारण चूंडा जो है मेवाड़ छोड़ के कहाँ चला जाता है? मांडू चला जाता है। 1433 में जिलवाड़ा में मोकल के जो चाचा हैं चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर क्या कर दी? महाराणा मोकल की हत्या कर दी। उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का जो युद्ध है कब लड़ा गया? मतलब महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो करेक्ट जो आंसर है वो 1437 ईस्वी में। तो देखो सारंगपुर का जो युद्ध है, कुंभा, देखो ऑप्शन कई क्वेश्चन कुंभा और सांगा में भी आपको कंफ्यूज कर देगा। तो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 में लड़ा गया।
अब इसको व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। महाराणा कुंभा, इसका शासनकाल है 1433 से 1468 तक। देखो शासनकाल याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। महाराणा कुंभा तथा मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? महाराणा कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य क्या हुआ? 1437 में सारंगपुर का क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। मतलब सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण कराया? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अबुल फजल ने भी अकबरनामा में इस घटना का क्या किया है? वर्णन किया है। मतलब सारंगपुर जो विजय है या सारंगपुर का जो युद्ध है, इस घटना का वर्णन अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है। तो महाराणा कुंभा के बारे में आपको 2-3 मेन फैक्ट हैं। 1437 में इन्होंने सारंगपुर का युद्ध जीता और इसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का क्या कराया? निर्माण कराया है। और अबुल फजल ने भी अकबरनामा जो है इसमें सारंगपुर जो विजय है उसके बारे में बताया है। रणकपुर शिलालेख के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी व आबू पर अधिकार कर क्या किया? राज्य का विस्तार किया। 1443 ईस्वी में महमूद शाह ने कुंभलगढ़ पर क्या किया? असफल आक्रमण, मतलब आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। नागौर उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ कुंभा तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य युद्ध हुआ। मतलब नागौर का उत्तराधिकारी कौन बने, इसके लिए किस किस के मध्य हुआ? मेवाड़ के कुंभा और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की क्या हुई? पराजय हुई। मतलब कुंभा जीत गया। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि, जिस संधि का क्या नाम है? आवड़ बावड़ की संधि कर मंडोर को पुनः लौटा दिया। मतलब 1453 में क्या होता है कि कुंभा ने जो मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, लेकिन उस समय पे मारवाड़ का जो शासक था वो था राव जोधा। तो मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा। और राव जोधा जो था वो रणमल राठौड़ का पुत्र था, या ऐसे कह सकते हैं कि हंसाबाई जो थी वो जो राव जोधा की क्या थी? बुआ थी। और कुंभा जो था वो कौन था? ये जो हंसाबाई है उसका पोता था, कह सकते हैं। तो कुंभा और राव जोधा के मध्य संधि किसने कराई? हंसाबाई ने कराई, क्योंकि कुंभा ने मारवाड़ से क्या छीन लिया था? मंडोर छीन लिया था, परंतु बाद में आवड़ बावड़ की संधि के द्वारा मंडोर को पुनः लौटा दिया। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखने वाली ये हैं। एक तो आवड़ बावड़ की जो संधि है वो कब हुई? 1453 में। किस किस के मध्य हुई? कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा अपने पुत्र रायमल का जो विवाह है मारवाड़ की राजकुमारी से किया। मतलब कुंभा ने अपना जो पुत्र है रायमल, उसका विवाह किया मारवाड़ की राजकुमारी से किया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चंपानेर की जो संधि है ये कब हुई? 1456 में। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। और चंपानेर की जो संधि है वो किन किन के मध्य हुई? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य ये चंपानेर की संधि हुई। अब देखो 1457-58 में मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मतलब संधि का उद्देश्य ये था कि एक तो ये मालवा वाले और एक गुजरात वाले दोनों मिलकर एक सेना बना ली, यही चंपानेर की संधि कहलाती है। अब हम क्या करेंगे? मेवाड़ को जीतेंगे। तो 1457-58 में मालवा गुजरात की संयुक्त सेना ने क्या कर दिया? मेवाड़ पर आक्रमण किया चंपानेर संधि के उपरांत। परंतु कुंभा ने कूटनीति से दोनों में क्या कर दी?
दरार उत्पन्न करवाकर इस आक्रमण को भी क्या कर दिया, विफल करवा दिया। इसके बाद में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में महाराणा कुंभा का क्या किया, उल्लेख किया है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, उसमें भी महाराणा कुंभा का क्या है, उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी है महाराणा सांगा, ऑप्शन सी है महाराणा मोकल, ऑप्शन डी है महाराणा उदय सिंह। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या कराया है, विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, कविराज श्यामल दास ने कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना है। मतलब मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है, जिसमें होगा कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान एवं बसंतीगढ़ के दुर्ग क्या हैं, प्रमुख हैं। कुंभा की दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, मतलब 36 किलोमीटर है। देखो ये याद रखना है, 36 किलोमीटर की दीवार है। दूसरा श्यामल दास ने क्या कि 84 में से 32 का निर्माण कराया, ये 32 भी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका शिल्पी जो है मंडन है। और अब देखो कुंभा जो है, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें क्या क्या बनवाया, आपको ये ध्यान रखना है। एक तो कुंभ स्वामी श्रृंगार चौरी का मंदिर और एकलिंग का विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो 3 मंदिरों का निर्माण कराया। देखो एक हमने समदेश्वर महादेव का मंदिर भी पढ़ा है, तो वो महाराणा मोकल ने करवाया। और कुंभा ने क्या करवाया है, तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया। श्रृंगार चौरी, देखो श्रृंगार चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, आगे हम पढ़ेंगे श्रृंगार चौकी, वो आएगी मेहरानगढ़ में। तो कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी और एकलिंग का विष्णु मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया, महाराणा कुंभा ने करवाया। ये आपको याद रखना है। मतलब किसने किस चीज़ का निर्माण करवाया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत बार। तो महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वाम मंदिर, श्रृंगार चौरी, एकलिंग का विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो कई बार पूछ ले जाते हैं श्रृंगार चौरी जो है किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आपको ऑप्शन दे देगा चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या रणथंभौर दुर्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार जो चौरी है वो किस में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इसका निर्माण किसने कराया है, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा कुंभा के समय पाली में रणकपुर के जैन मंदिरों का क्या होता है, निर्माण हुआ था। मतलब महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया इनका निर्माण, लेकिन इसके शासनकाल में ही रणकपुर के जैन मंदिरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। अभी हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में 9 मंजिला विजय स्तंभ का क्या कराया, निर्माण करवाया। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए राणा सांगा भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना सारंगपुर जो विजय है, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या तो राणा सांगा ने किया है या महाराणा प्रताप ने किया है, तो ऐसे शासकों का नाम देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो सारंगपुर जो विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ का क्या किया, निर्माण किया है। अब देखो कुंभा की कुछ उपाधियां हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो महाराणा जो कुंभा है उसकी उपाधियां हैं, एक है अभिनव भट्टाचार्य, इनको हाल गुरु या शैल गुरु, छाप गुरु। देखो हमने एक राजगुरु की भी उपाधि पढ़ी थी, वो बप्पा रावल की थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकता है कि हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु या राजगुरु, इनमें से महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। तो राजगुरु जो है वो बप्पा रावल की है। देखो सब में गुरु है, परम गुरु, तो ये गुरु जितनी भी उपाधियाँ मिलती जुलती हैं ये सारी कुंभा की हैं, लेकिन राजगुरु जो है वो बप्पा रावल की है। तो कुंभा की उपाधियाँ क्या है, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु या शैल गुरु, जिसको छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, राय रासो, राणो रासो, परम गुरु,
राय रायण, अश्वपति, नरपति, महाराजाधिराज आदि के क्या हैं, कुंभा को उपाधियां धारण की थी। अब देखो, अब ये सब उपाधियां कैसे कैसे धारण की हैं, किस कारण से धारण की हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। तो कुंभा की जो उपाधियां हैं वो आपको याद रखनी है कि अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु या शैल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, राय रासो, राणो रासो, परम गुरु, राय रायण, अश्वपति, नरपति, महाराजाधिराज, ये सब किसकी उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है। तो ऑप्शन ए है संगीत राज, दूसरा है संगीत मीमांसा, और तीसरा है सूड प्रबंध या प्रबंध चिंतामणि। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रबंध जो चिंतामणि जो ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा का नहीं है। बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ये सभी महाराणा कुंभा के ही ग्रंथ हैं। तो व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि महाराणा कुंभा के बारे में और क्या है। कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि प्रदान की। मतलब महाराणा कुंभा ने अपना जो गुरु है हीरानंद मुनि को किसकी उपाधि दी, कविराज की उपाधि प्रदान की। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की क्या की, रचना की। देखो, जब हम अलग से बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुंभा की और भी रचनाएं हैं, उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की क्या है, रचना की। कुंभाकृत संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। मतलब जो संगीत राज नामक जो ग्रंथ है ये 5 भागों में विभक्त है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं, पाठ रतन कोश, गति रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। और इनका एक और ग्रंथ है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार नामक जो ग्रंथ है वो 7 अंगों में क्या है, विभक्त है। तो पाठ, गति, वाद्य, नृत्य और रस सबके आगे रतन कोश लगा देंगे तो ये संगीत राज के 5 भाग हो जाएंगे। और इसके अलावा कुंभा का जो ग्रंथ है कामराज रतिसार ये नामक जो ग्रंथ है ये 7 अंगों में विभाजित है। कितने अंगों में विभाजित है, 7 अंगों में। कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई को संगीत प्रेमी होने के कारण, कुंभा की जो पुत्री थी वो इनकी तरह संगीत प्रेमी थी होने के कारण वागीश्वरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वागीश्वरी, क्योंकि ये भी संगीत प्रेमी थी। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पे क्या लिखी, टीका लिखी। टीका मतलब कोई ग्रंथ पहले से लिखा हुआ है उस पर टीका टिप्पणी करना एक तरह से। तो कुंभा ने क्या किया, चंडी शतक की तो व्याख्या की और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है इन पे क्या लिखी, टीका लिखी। कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि कीर्ति जो स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है, कवि अत्रि और महेश। कवि अत्रि और महेश किसके काल में लिखी गई, कुंभा के काल में लिखी। किसने लिखी, कवि अत्रि और महेश ने। और कान्ह व्यास, मंडन, गोविंद आदि कुंभाकालीन क्या थे, विद्वान थे। मतलब कुंभा के समय में कान्ह व्यास, मंडन और गोविंद आदि विद्वान हुए हैं। इससे आगे देखते हैं कि कुंभा ने मराठी, कर्नाटी मतलब कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की। अब कुंभा का जो वास्तुकार था मंडन ने भी कई ग्रंथों की रचना की है। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ जिसे भूपति वल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकार नामक
ग्रंथ लिखे। मतलब ये भी बहुत बड़ा विद्वान था मंडन भी, जिसने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र व वास्तुकार नामक ग्रंथ की लिखे। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी व पुत्र गोविंद ने उदार धोरणी, कलानिधि व द्वार दीपिका तथा मेहा ने तीर्थमाला 120 तीर्थों का वर्णन नामक ग्रंथों की रचना की है। इससे आगे देखते हैं कि गोविंद ने सार समुच्चय नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की। मतलब गोविंद नामक विद्वान हुआ कुंभा के काल में, जिसने सार समुच्चय नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की क्या है, रचना की है। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रशस्ति आदि से मिलती है। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो एकलिंग महात्म्य की रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। देखो अभी अभी हमने 3 ऑप्शन तो बता दिए थे कि कौन कौन से कुंभा के ग्रंथ हैं। उसमें एक प्रबंध चिंतामणि था। तो प्रबंध चिंतामणि जो नामक ग्रंथ है, इसकी जो रचना है वो किसने की थी, मेतुरंग ने की थी। तो आप ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध जो चिंतामणि है इसकी रचना किसने की है, मेतुरंग ने की है। कुंभाकालीन कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति का ज्ञाता था। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि जो कान्हा व्यास का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, एकलिंग महात्म्य। और उससे आपको क्या जानकारी मिलती है, वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति का ज्ञाता था, ऐसी आपको जानकारी मिलती है। 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड, अब देखो यहाँ पे 1468 में क्या होता है कि महाराणा जो कुंभा है, यहाँ पे जो मामादेव कुंड है यहाँ पे क्या कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो 1468 ईस्वी में मामादेव कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड के जलाशय पर कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखो ये नहा रहा था तो यहीं पे कुंड में इसको डुबा के इसके पुत्र उद्दा ने यहाँ पे महाराणा कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो उद्दा जो है मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक हो जाएगा। तो देखो इतने अच्छे अच्छे काम किए महाराणा कुंभा ने, लेकिन इसका जो पुत्र उद्दा था इसने क्या कर दी, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि महाराणा कुंभा के बारे में जितनी जानकारी हमने आपको यहाँ पे दी है वो आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाडिमपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ। तो ऑप्शन ए है उद्दा व रायमल के मध्य हुआ, ऑप्शन बी है सांगा व उद्दा के मध्य हुआ, ऑप्शन सी कहता है कि रायमल व सांगा के मध्य हुआ, या ऑप्शन डी है विक्रमादित्य व उद्दा के मध्य। तो दाडिमपुर का जो युद्ध है वो उद्दा और रायमल के मध्य हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्दा व रायमल के मध्य। अब व्याख्या के द्वारा इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कुंभा के बाद उद्दा 1468 से 1473 मतलब मात्र 5 साल मेवाड़ का शासक बना। कुंभा की हत्या करने के कारण पितृहंता उद्दा मेवाड़ में अलोकप्रिय हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि इसने तो अपने बाप की हत्या कर दी, तो उद्दा जो है मेवाड़ में क्या हो गया, अलोकप्रिय हो गया, जिसे उसके भाई रायमल ने दाडिमपुर के युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब देखो अलोकप्रिय हो गया तो सब इसके खिलाफ हो गए, तो इसका फायदा उठाकर इसका जो भाई रायमल था इसने दाडिमपुर के युद्ध में क्या कर दिया, कुंभा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो पराजित उद्दा मालवा की ओर भाग गया, वहां बिजली गिरने से क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अब उद्दा तो मर चुका है और इसको पराजित किसने किया है, रायमल। तो मेवाड़ का वर्तमान में अब शासक कौन है, रायमल है। वर्तमान मतलब इस वर्तमान की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब
उदा की मृत्यु के जस्ट बाद में कौन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्तौड़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ में जो घोसुंडी की जो बावड़ी का जो निर्माण है वो श्रृंगार देवी ने करवाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब इसकी व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। उदा के बाद रायमल मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। रायमल ने चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण कराया। अब देखो रायमल ने किसका निर्माण कराया, अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपसे पूछूं समदेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो महाराणा मोकल ने कराया। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज भी करते चलना है। तो रायमल ने अद्भुत जी के मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी, रायमल की जो पत्नी है वो श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी जो चित्तौड़गढ़ में है उसका निर्माण कराया। देखो जब हम अलग से बावड़ियाँ पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे तो इसमें वहाँ पे भी इसका जिक्र होगा। तो रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी ने घोसुंडी जो बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया। तो आपको मोटा मोटा यही याद रखना है कि घोसुंडी जो बावड़ी का जो निर्माण है किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने। मेनली जिसने निर्माण करवाया होता है उसी का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। तो देखो कुंभा के बाद में उदा, उदा के बाद में रायमल, रायमल के बाद में महाराणा सांगा यहाँ पे शासक बन रहा है। तो महाराणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ। ऑप्शन ए है 1509 में, 1512 में, 1517 में या 1521 में। तो ऑप्शन ए जो है 1509 ये करेक्ट आंसर है। तो महाराणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो 1509 में हुआ। राणा सांगा तथा उनके अन्य 3 भाइयों जिसमें पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार भी इसको कहते हैं, जयमल और राय सिंह के मध्य उत्तराधिकारी बनने के हेतु संघर्ष हुआ। सन 1509 में राणा सांगा जिनको संग्राम सिंह भी कहते हैं मेवाड़ का शासक बनता है। देखो एक तो महाराणा सांगा हो गया और इसके 3 भाई हैं, एक तो पृथ्वीराज हो गया, महाराणा पृथ्वीराज। तो महाराणा जो पृथ्वीराज हैं इनको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बहुत ही अच्छे धावक थे। तो राणा सांगा के भाई थे उड़ना राजकुमार और जयमल और राय सिंह के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। मतलब तीनों में से, चारों में से सब चाहते थे कि मैं राजा बन जाऊं, मैं शासक बन जाऊं, मैं शासक बन जाऊं। लेकिन सन 1509 में राणा जो सांगा है या संग्राम सिंह है वह मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। अब देखो उत्तराधिकार संघर्ष क्यों हुआ कि जो राणा सांगा था ये तीसरे नंबर का भाई था शायद, और जो 2 भाई थे किसी मतलब ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि मतलब आगे चल के राणा सांगा ही शासक बनेगा। इस कारण से मतलब इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। ये 2 हैं इनको मारना चाहते थे, तीनों भाई इसको क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो 1509 में राणा सांगा जो है संग्राम सिंह मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। अब ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न है। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग जैसे मामलों पर राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच 1520 ईस्वी में संघर्ष हुआ जिसमें राणा की जीत हुई। मतलब ईडर में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा को सहयोग दिया इन्होंने, जैसे मामलों के कारण राणा सांगा और गुजरात का जो सुल्तान था मुजफ्फर के बीच में 1520 ईस्वी में क्या हुआ, संघर्ष हुआ जिसमें राणा सांगा की क्या हुई, जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन को पराजित किया, ऑप्शन बी महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, ऑप्शन सी महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया, या
बहाउद्दीन को पराजित किया। तो आपको बताना है कि राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। अब देखो व्याख्या के द्वारा और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सांगा 1509 से 1528 ईस्वी के राज्याभिषेक के दौरान मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन का शासन था, जिसकी 1511 ईस्वी में मृत्यु होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया। महमूद खिलजी द्वितीय राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से मालवा का शासक बनता है। मेदिनी राय के बढ़ते मालवा में प्रभाव को ख़त्म करने के लिए वहाँ के अमीरों ने गुजरात की सहायता से क्या कर दिया? उसे हटा दिया। मेदिनी राय मालवा से मेवाड़ महाराणा सांगा की शरण में आ गया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन, चंदेरी आदि की जागीर देकर अपना सामंत बना लिया। तो ये देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि महाराणा जो सांगा है उसने मेदिनी राय को किसकी जागीर देख, तो गागरोन की और चंदेरी की जागीर देकर क्या कर लिया? अपना सामंत बना लिया। जब सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन पर आक्रमण किया तो सांगा ने महमूद को परास्त कर क्या कर लिया? कैद कर लिया। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था कि राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया है, तो महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया है। और किस कारण से पराजित किया है कि मेदिनी राय के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण से। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, खानवा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो 17 मार्च 1527। एक देखो 1227 में भी एक युद्ध लड़ा गया था, भूताला का युद्ध, इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य, और ये उसके जस्ट 300 साल बाद में लड़ा गया है खानवा का युद्ध। तो चीज़ों को आप रिलेट करके भी पढ़िए थोड़ा। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को। अब एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। अब देखो इसको हम व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले खातोली का युद्ध होता है। देखो अब राणा सांगा चल रहा है, और राणा जो सांगा है वो मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासकों में से एक है। जैसे महाराणा प्रताप है और महाराणा सांगा, दो ही प्रतापी शासक हुए जिन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, कहने का मतलब जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो सबसे पहले खातोली का युद्ध होता है। खातोली कहाँ पे है? वर्तमान में कोटा में है। तो ये जो युद्ध होता है ये 1517 में होता है। किस किस के मध्य होता है? राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। अब देखो इब्राहिम लोदी को इसने पराजित कर दिया, तो एक प्रकार से मतलब दिल्ली की बहुत बड़ी बदनामी है। इसके बाद में जस्ट एक साल बाद में बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है, जो 1518 में होता है, जिसमें राणा सांगा ने जो लोदी है दिल्ली का सुल्तान, इसकी सेना को पुनः पराजित कर दिया। इससे तो और ज़्यादा बेइज्जती हो गई। अब देखो राणा सांगा एक मेवाड़, एक छोटी सी रियासत थी दिल्ली के सामने। तो दिल्ली सल्तनत की देखो लगातार 2 पराजयों के कारण वहाँ के जो तत्कालीन जो सरदार थे, मुख्यमंत्री मंत्री जो थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान में बाबर को क्या भेजा? एक संदेश भेजा। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया है। तो ये हम कहानियों पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल हम फैक्ट की बात करेंगे। तो अब पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, जो इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में होता है। सॉरी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और दिल्ली सल्तनत जो है उसके हाथ में आ जाती है। अब देखो
दो लगातार हार दिल्ली सल्तनत की हो चुकी है। तो अब देखो तीसरा जो युद्ध है बयाना भरतपुर में युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। देखो 16 फरवरी 1527 को ये दोनों युद्ध हैं जो लगातार बाबर से होंगे। राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। मतलब बयाना जो भरतपुर का युद्ध है जो 16 फरवरी 1527 को, इम्पोर्टेंट है ये बयाना और खानवा। तो बयाना भरतपुर का जो युद्ध है 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित भी बहुत ही भयंकर तरीके से किया। लेकिन बाबर भी मतलब हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए ठीक एक महीने बाद में लगभग 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर में एक युद्ध हुआ जिसे खानवा का युद्ध कहेंगे हम, जिसमें बाबर ने क्या किया, तोप खाने और तुलुगुमा पद्धति के कारण बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। अब देखो एक तो महाराणा सांगा के पास में तोप खाने नहीं थे और एक ये तुलुगनुमा जो पद्धति है इसके कारण बाबर ने जो महाराणा सांगा को है खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया। तो देखो राणा सांगा के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी के कारण देखो खानवा का युद्ध एक तरह से हारना पड़ा। तो ये जो चार जो युद्ध हैं राणा सांगा के आपको याद रखना है। खातौली का युद्ध 1527 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1528 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को फिर से पराजित किया। बयाना भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया। उसके बाद में खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर ने किसको पराजित कर दिया, राणा सांगा को पराजित कर दिया। और हार के जो कारण है, एक तो बाबर के पास अत्याधुनिक तोपखाने थे और तुलुगुमा पद्धति के कारण राणा सांगा को हार झेलनी पड़ी। बाबर के विरुद्ध युद्ध में सांगा द्वारा विभिन्न शासकों को निमंत्रण भेजा गया। ये जो निमंत्रण है इसको पाती पर्वण प्रथा भी कहते हैं। मतलब राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ना था तो इसने राजपूताने के विभिन्न शासकों को निमंत्रण पत्र लिखा कि आप मेरी तरफ से सांगा के विरुद्ध लड़ो। तो इन सब ने स्वीकार भी किया। पाती पर्वण प्रथा भी कहते हैं, इसमें भेजा गया। अब देखो ये कौन कौन से शासकों ने भाग लिया, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि बाड़ी धौलपुर के युद्ध का नेतृत्व इब्राहिम लोदी की तरफ से मियाँ माखन द्वारा किया गया था। मियाँ माखन द्वारा, ये तो बाड़ी धौलपुर का युद्ध की बात कर रहे हैं अभी हम। बयाना दुर्ग पर बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग के रक्षक के रूप में तैनात था। बयाना का जब दुर्ग हुआ, बयाना दुर्ग पर बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक के रूप में क्या था, तैनात था। उसके बाद में खातौली व बाड़ी युद्धों का उल्लेख जो है बाबरनामा में भी मिलता है। मतलब खातौली और बाड़ी के जो युद्ध जो थे वो इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे, महाराणा सांगा के, जब बाबर आया भी नहीं था। लेकिन इसका जो उल्लेख है बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें भी मिलता है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लेने वाले शासकों में, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा सांगा की तरफ से कौन कौन से शासकों ने भाग लिया। मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, मारवाड़ की तरफ से किसने भाग लिया, मालदेव। मालदेव कौन था, राव गंगा का पुत्र था, बाद में मालदेव भी शासक बनता है। मेड़ता से रायमल राठौड़ ने भाग लिया, वीरमदेव मेड़ता ने भाग लिया। बीकानेर से कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज, अफगान का महमूद लोदी, जगनेर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वहाँ से अशोक परमार ने भाग लिया। चंदेरी से मेदिनी राय ने भाग लिया बाबर सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध। जालोर से अखैराज सोनगरा ने भाग लिया और मेव शासक वीर हसन खां मेवाती शामिल हुए। तो देखो बाबर की सांगा की तरफ से लड़ने वाले ये वीर थे जिनको आपको याद रखना है कि मारवाड़ से
राव गंगा का पुत्र मालदेव, मेड़ता का रायमल राठौड़, वीरमदेव मेड़तिया, बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज, अफगान का महमूद लोधी, जगनेर से उत्तर प्रदेश से अशोक परमार, चंदेरी से मेदिनी राय, जालोर का अखैराज सोनुरा और मेव शासक वीर हसन मेवाती भी महाराणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में क्या लिया, भाग लिया था। तो उम्मीद करता हूँ इतना जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो सुझाव हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।